अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने प्रीवियस 23 के पेपर्स देखे और प्लस ओ लेवल्स का भी 23 का पेपर देखा। और आपने उसमें देखा इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट भी नहीं था। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस इस तरह के थे जिसमें थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट उनके पास इंक्लूड होता है और हमारे पास आईजीसीएसई में नहीं होता। और बाकी क्वेश्चंस में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जो बिल्कुल ही समझ ना आए क्वेश्चन। और आज जो पेपर प्रैक्टिस करेंगे वो फेब मार्च 24 का है। ठीक है। तो इसमें भी सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको न्यू पेपर से रिलेटेड मिल जाएगा। ओके, यू गॉट 99, दैट्स गुड। तो सेम 9.8 वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, सेम न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। सो और सबसे पहले जर्नल फिजिक्स से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट हैज अ मेशिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर एंड आल्सो हैव अ बैलेंस, which of these could she use to find the volume ऑफ अ स्मॉल मेटल स्फीयर। अच्छा, अभी प्रीवियस जितने भी पेपर्स किए हैं तो उसमें से ये तीसरी बार जो है वो कम से कम तीसरी बार ये क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे हैं कि वो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे हैं कि कौन सा apparatus यूज करना है। मतलब 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया है अलग अलग पेपर के अलग अलग वेरिएंट्स में। तो इसमें से हमने apparatus चूज करने, शी हैज नो अदर apparatus। तो ये apparatus है मेजरिंग सिलेंडर और वाटर ओनली। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए मेजरिंग सिलेंडर और वाटर इनफ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस with two forces acting on the object. What is the resultant force on the object? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी है। एक फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड 4 न्यूटन, एक फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड 3 न्यूटन। सो 4 - 3 1 न्यूटन फाइनल आंसर होगा। बस डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, तो जहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन रिजल्टेंट होगी बेसिकली वहां पर उसका मैग्नीट्यूड भी ग्रेटेस्ट होगा। जैसे राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें वहां पे फोर्स की वैल्यू ग्रेटर है एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, तो फाइनल जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी वो 1 न्यूटन मिलेगी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड के, क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर है 3 से। तो 1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। नंबर 3, अ बॉल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, विच ट्रांसफर बिटवीन एनर्जी स्टोर्स इज टेकिंग प्लेस। एनर्जी स्टोर बताना है आपने यहाँ पर किस तरह से चेंज हो रहा है। एक बॉल को जो है वो ड्रॉप किया है, ठीक है, और वो ग्राउंड की तरफ मूव कर रही है। तो नॉर्मल फ्री फॉल का केस है। तो यहाँ पर आपने एनर्जी के बारे में बताना है कि किस तरह से एनर्जी का स्टोर होगा या ट्रांसफर होगा। यहाँ पर इलास्टिक टू काइनेटिक, तो इलास्टिक तो इसमें नहीं है। ग्रेविटेशनल टू इलास्टिक ये भी नहीं है। ग्रेविटेशनल एनर्जी टू काइनेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि टॉप पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और डाउनवर्ड मूव करते करते काइनेटिक। Which row contains one scalar quantity and one vector quantity? एक स्केलर और एक वेक्टर का पेयर आइडेंटिफाई करना है इसमें से। स्केलर मास है, एनर्जी है, और उसके साथ एक वेक्टर भी होना चाहिए। तो एनर्जी स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी आ गई और ये वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए। नंबर 5, द टेबल गिव्स data about 4 liquids wx and yz. None of the liquid mixes विद एनी ऑफ द अदर लिक्विड्स। ठीक है, इनका मिक्सअप नहीं होगा, सारे लिक्विड्स अलग अलग हैं और उन सबको एक कंटेनर में फिल किया है एंड सेटल टू फॉर्म 4 सेपरेट लेयर्स। तो 4 डिफरेंट लेयर्स बन गई आपके पास यहाँ पर लिक्विड की। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट?
अच्छा, इसमें मास और वॉल्यूम गिवन है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो आपसे डेंसिटी पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी आप डेंसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम से। तो मास अपॉन वॉल्यूम सबका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो डेंसिटी बन रही है 1। डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट डब्ल्यू की तो डेंसिटी 1 बन रही है, फिर 20 डिवाइडेड बाय 15 1.3, और 30 डिवाइडेड बाय 50 0.6, 40 डिवाइडेड बाय 50 0.8। तो जो सबसे लाइट होगा वो सबसे टॉप पर जाएगा, जो सबसे हैवी, जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो सबसे बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे हाई डेंसिटी तो इसमें बन रही है एक्स की। ठीक है, और सबसे लो डेंसिटी बन रही है वाई की। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि W फॉर्म्स द लेयर बिलो एक्स, W बिलो एक्स, लेकिन W की डेंसिटी लेस है X के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब W की डेंसिटी लो है और X की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब X बॉटम में जाएगा, W ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज सेट भी कर लो, लेट सपोज अगर हम इसको कंटेनर में सीक्वेंस सेट कर लें इसका, तो सबसे बॉटम पे चला गया एक्स। ठीक है, और उसके ऊपर डब्ल्यू, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा कम डेंस है, उससे थोड़ा सा जो कम डेंस है वो 0.8 वाला है, यानी जेड। और सबसे टॉप पर आएगा वाई। तो इस तरह से लिक्विड का सीक्वेंस बन रहा है। अब आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो। एक्स फॉर्म्स द टॉप लेयर, ये भी गलत है। वाई फॉर्म्स द बॉटम लेयर, ये भी गलत है। जेड फॉर्म्स द लेयर बिलो एक्स, बिलो वाई सॉरी। हाँ, ये वाली पॉइंट सही है, क्योंकि जेड जो है वो वाई के अ, बाद लेयर बना रहा है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेटलेस beam is balanced on a pivot, forces PQR act on the beam, which equation is correct? इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, इसमें कौन सी करेक्ट होगी। यहाँ पे पिवट है, और इसमें फोर्सेस अगर हम देखें तो एक तो ये फोर्स एक्ट कर रही है, एक ये फोर्स एक्ट कर रही है, और एक ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और इन तीनों के अकॉर्डिंगली ये क्लॉकवाइज जा रही है, और ये भी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी सब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक दो क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज को एक साइड पे रखते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्लॉकवाइज की जगह पर आना चाहिए आर इंटू, इसका मोमेंट आर्म बन रहा है ए। अच्छा, तो हम यहाँ पे मोमेंट्स फाइंड आउट कर रहे थे। तो सबसे पहला मोमेंट जो बन रहा था वो F1 वाला बन रहा है, यानी आर मल्टीप्लाई बाय ए। और जो दूसरी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो क्यू और बी के साथ बन रही है। ठीक है, सेंटर से लेके पिवट तक का डिस्टेंस बी है और क्यू, सो क्यू मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर बात करें तो वहां पर पी की फोर्स है
और उसमें C+B आ जाएगा, जिसको यहाँ पर D रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये पिवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक है। तो ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली R मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है, R मल्टीप्लाई बाय A इक्वल के एक एंड पर रखा है, यानी QB जो है वो दूसरे एंड पे माइनस हो जाएगा, PD माइनस QB। ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंपल बस इक्वेशन बनानी थी, वैल्यूज गिवन नहीं थी, तो इसलिए ऑप्शन डी। Number 4, an object is moving at 3 meter per second. A force acts on the object. After a time, the object is moving at minus 4 meter per second. Mass of the object 5 kg. Change in momentum find out करना है। वेलोसिटी गिवन है बेसिकली, फोर्स एक्ट किया और बॉडी जो है वो, एक न्यू आपको वेलोसिटी मिल गई 4, और उसके साथ मास भी गिवन है। चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, इजी है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पर मास कॉमन, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर जो V2 लिखा है तो उसके साथ उन्होंने साइन दिया है माइनस का। ठीक है, तो वो ऑलरेडी आएगा माइनस में। और V1 के साथ साइन है प्लस का, तो उसको हम लिखेंगे प्लस में, लेकिन फॉर्मूला का माइनस आ जाएगा। तो उन्होंने इस बार आपको डायरेक्शंस यानी साइन के साथ खुद ही दे दिए, आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन अप्लाई करनी चाहिए। और फाइनली ये इक्वल हो जाएगा माइनस 7 के। -7 मल्टीप्लाई बाय 35। नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आज। तो बेसिकली इक्वल होगा 5 इंटू -7 के। ठीक है, इसका मतलब है -35, क्योंकि आंसर्स में भी उन्होंने साइन मेंशन किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास माइनस साइन में आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए, -35 kg/मीटर/सेकेंड, ये है चेंज इन मोमेंटम। Question number 8. The diagram shows a column of liquid. The pressure due to liquid at the bottom of the liquid is 6000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिक्विड की बात हो रही है, तो प्रेशर इन लिक्विड गिवन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो प्रेशर इन लिक्विड है, तो फॉर्मूला आप सबको याद होगा, डेंसिटी, वैल्यू ऑफ जी और डेप्थ। और इसमें से हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी, सॉरी, प्रेशर गिवन है 6000 डिवाइडेड बाय 9.8, और डेप्थ गिवन है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1224। इसका मतलब है राउंड ऑफ 1200 kg/मीटर क्यूब डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ चेंज ऑफ स्टेट।
अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से जो है वो थर्मल के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, थर्मल सेक्शन के। अच्छा, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ चेंज ऑफ स्टेट आइडेंटिफाई करनी किस स्टेटमेंट में करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है गैस कंडेंसेस टू फॉर्म अ लिक्विड। ठीक है, अ लिक्विड मेल्ट्स टू फॉर्म सॉलिड, ये गलत है। सॉलिड कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड, ये भी गलत है। सॉलिड बॉइल्स टू फॉर्म गैस। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें चेंज ऑफ स्टेट और प्रोसेस भी सही से मेंशन है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। नंबर 10, द डायग्राम शोज अ pan used for cooking. What which raw is correct for the materials used to make the base of the pan and the handle of the pan? ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हैंडल हमें पता है इंसुलेटर का बना होना चाहिए, तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर हो, और बेस जो है वो गुड कंडक्टर की होनी चाहिए, ताकि हीट इजीली कंडक्ट हो सके बेस से। तो गुड थर्मल कंडक्टर चाहिए होगा बेस में, पुअर थर्मल कंडक्टर चाहिए होगा, यानी इंसुलेटर जिसे कहते हैं, वो हैंडल में। ऑप्शन बी। ठीक है। नंबर 11, solar heating panel consists of pipes carrying water that absorbs radiation from the sun. Which texture and color is the surface of the pipe so that the temperature of the water rises as the quickest rate? सो उन पाइप्स के लिए कलर और टेक्सचर आइडेंटिफाई करना है कि क्या होना चाहिए कि जिसमें जो है वो रेट ऑफ कंडक्टिविटी हाई हो सके। तो ब्लैक कलर तो हमें पता है कि ब्लैक चूज करना है, लेकिन ब्लैक में भी डल ब्लैक हो और रफ टेक्सचर हो तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो डल ब्लैक एक ही ऑप्शन है। एक शाइनी ब्लैक है। शाइनी में क्या है कि टेक्सचर आपने शाइनी रखा, कलर ब्लैक ले लिया, लेकिन अगर टेक्सचर भी आप रफ कर दोगे तो उतनी ज्यादा हीट की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए। Number 12, when pollen grain in water are viewed through a microscope, they are seen to be in continuous rapid random motion. What causes the pollen grain to move in this way? Convection current in the water, ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। बम्बार्डमेंट बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये भी गलत है। अनइवन बम्बार्डमेंट ऑन डिफरेंट साइड्स बाय वाटर मॉलिक्यूल, ये सही है क्योंकि इरेगुलर पैटर्न शो कर रहा है ये स्टेटमेंट। कोलिजन विद अनदर पॉलिन ग्रेन, ये भी गलत है क्योंकि पॉलिन ग्रेन की तो ऑलरेडी बात हो रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको हिट करेंगे रैंडम डायरेक्शन से, डिफरेंट एंगल से। ठीक है, तो उससे आपको रैंडम मूवमेंट का आइडिया होगा। नंबर 13, अ सर्कुलर फ्लैट बॉटम डिश कंटेन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वॉल्यूम गिवन है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू इंक्रीज द रेट एट विच द वाटर एवोपरेट्स। सो वाटर एवोपरेट हो रहा है और उस प्रोसेस को फास्ट करना है, उसका रेट इंक्रीज करना है। तो स्टूडेंट वन ने जो सजेशन दिया, पोर द वाटर इनटू अ फ्लैट बॉटम डिश ऑफ लार्जर डायमीटर। दूसरे ने किया कि कूल द डिश एंड वाटर। तीसरे ने सजेशन दिया क्रिएट अ करंट ऑफ एयर ओवर द डिश विद अ फैन। तो कौन से सजेशन की वजह से आपको लगता है रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो सकता है या इस प्रोसेस में हो जाएगा, वो आपने देखना है। अच्छा, ये जो कूलिंग वाला प्रोसेस कहा है उसने, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। कूलिंग तो एवोपरेशन के ऑपोजिट चला जाएगा। ये तो क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये गलत होगा। ठीक है, 1 और 3 सही है क्योंकि फर्स्ट वाले में उसने कहा है कि लार्जर डायमीटर,
तो अगर आप डायमीटर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से थर्ड ऑप्शन है क्रिएट अ करंट ऑफ एयर ओवर द डिश विद अ फैन। तो फैन का मतलब ये है कि एक आपके पास वहां पर विंड का सिनेरियो बन जाएगा, जिसकी वजह से एवोपरेशन जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ एवोपरेशन। तो 1 एंड 3 जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 2 में तो एवोपरेशन के ऑपोजिट चलेगा, उसमें तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन अ कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ मोशन, विच straw डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। ठीक है, अगेन बेसिक क्वेश्चन है, लिक्विड से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिक्विड के बारे में बताना उनकी मूवमेंट कैसी होगी। तो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स पहले तो देखना है कि वीक होगी स्ट्रांग होगी, और फिर उसके बाद उनकी मोशन बतानी है। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स इतना दूर नहीं होते गैस की तरह से। हाँ, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन यहाँ पे सॉलिड से कंपेयर नहीं कर रहे। तो अगर आप यहाँ पर देखो, वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन ये गलत है। मूव रैंडमली एट हाई स्पीड ये तो एयर के लिए लिखा जाता है। ठीक है, या गैसेस कह लो आप। मूव रैंडमली एट हाई स्पीड ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपके पास बचेगा, वाइब्रेट बट चेंज पोजीशंस, यानी लिक्विड में पोजीशंस चेंज होती है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और उनकी स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं होती सॉलिड जितनी, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो बाकी सब ऑप्शंस में से बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, जो इसको डिफाइन कर रहा है। नंबर 15, द डायग्राम शोज द इक्विपमेंट used in the experiment on the heating of aluminium, और द टेबल गिव्स द रिजल्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हीटर है, पावर सप्लाई, थर्मामीटर, सेम वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला सेटअप लगा है। और उसके अलावा आपको मास, वोल्टेज, करंट, टाइम, ये सारी क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, मास भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, और टाइम भी गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी गिवन है, 900 जूल्स पर केजी। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, और फॉर्मूला तो सबको याद होगा, C इज इक्वल्स टू E/m∆T। अगर हमें इसमें से टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, E/m × C। तो हमें E, M और C ये तीन चीजें चाहिए। M हमारे पास है, C की वैल्यू भी हमारे पास है, E की वैल्यू मिसिंग है, यानी एनर्जी मिसिंग है। तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT, वोल्टेज 12, इलेक्ट्रिक करंट 5, टाइम 300 सेकेंड्स, 18,000। तो एनर्जी आ गई 18,000। अब दोबारा से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी वाले फॉर्मूला में। डिवाइडेड बाय M × C, मास 0.8 है। C की वैल्यू 900 है। 25। ऑप्शन C, 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी काफी बार रिपीट होकर मिला है हमें, और ये पोलिन ग्रेन वाला भी रिपीट होकर मिलता है। बाकी सब कॉन्सेप्ट
मतलब पूछे तो जाते ही हैं, बस एग्जाम्पल चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये एज इट इज सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन चलता रहता है, क्योंकि अब इसमें फॉर्मूला ही एक बचा है। ये भी आपने देखा होगा पिछले काफी पेपर्स के क्वेश्चंस में आपको ये आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन मिल रहा है कि कौन सी डायमेंशंस कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है। अगर हम पी की बात करें तो पी जो है वो दोनों तरफ का एम्पलीट्यूड काउंट कर रही है। ठीक है। आर की बात करें तो आर जो है वो, ये आपको प्रॉपर एम्पलीट्यूड बता रहे हैं मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक। तो आर जो है वो एम्पलीट्यूड बता रहा है, बिल्कुल सही। और क्यू की वैल्यू जो है वो वेवलेंथ बताएगी, क्योंकि आप देख सकते हो उसके टाइम ड्यूरेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो क्यू वेवलेंथ बता रहा है और आर जो है वो एम्पलीट्यूड। ऑप्शन सी। विच draw describes some characteristics of an image formed in a plane mirror। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करने, इमेज टाइप बतानी है। सबसे पहले तो वर्चुअल बनती है, तो रियल का तो चांस नहीं है। और मिरर में हम देखते हैं सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसमें कोई साइज में डिफरेंस नहीं आता। तो वर्चुअल एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर elephants is 10 hertz to 12,000 hertz and for horses is 55 hertz to 33,000 hertz. Which statement about the range of audible frequencies for healthy human air is correct? तो हेल्दी ह्यूमन एयर के लिए कौन सी रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो करेक्ट है? तो अब उन्होंने लिखा है द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर एलिफेंट इज 10 to 12,000 और फॉर हॉर्स इज 55 to 33 हर्ट्स। और नॉर्मल ह्यूमन एयर की बात करें तो वो 20 से 20,000 हर्ट्स तक जा सकता है, उसका ऑडिबल रेंज। तो इसका मतलब है कि एलिफेंट्स जो है वो हमसे कम फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं। ठीक है, बट हम जो है वो एलिफेंट जितना कम फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते, यानी एलिफेंट जितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है हम उसके करीब करीब सारी सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। मतलब मिनिमम में हम काफी क्लोज क्लोज है, इतना दूर नहीं है। और हॉर्सेस की बात करें 55 रेंज में आ रही है ह्यूमन के, लेकिन 3300 बहुत दूर चली गई, क्योंकि हम 20,000 पे एंड हो गए। वो 33,000 13,000 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिफेंट्स वाली तो सारी रेंज सुन लेंगे, लेकिन हॉर्सेस वाली सारी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उसमें 13,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ह्यूमन ear कैन नॉट हेयर ऑल साउंड्स हेयर्ड बाय एलिफेंट नॉर हेard बाय द हॉर्सेस, क्योंकि एलिफेंट वाले में भी 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब क्लोज है लेकिन स्टिल डिफरेंस है। तो ना तो हम कंप्लीट वॉइसेस सुन सकते हैं एलिफेंट्स वाली रेंज की, ना कंप्लीट सुन सकते हैं हॉर्सेस वाली, क्योंकि एलिफेंट में हम लोअर नहीं सुन पा रहे। ठीक है, और हॉर्सेस में हाईएस्ट नहीं सुन पा रहे। An object is placed in front of a plane mirror. The ray diagram shows the reflection of one ray of light from the object by the mirror, but where does the mirror form an image of the object? इमेज आइडेंटिफाई करनी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, आपको याद होगा कि इमेज हम बिल्कुल उसके सामने ही बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम में इक्वल डिस्टेंस पे, तो यहाँ बननी चाहिए इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सामने। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए बेस्ट है।
क्योंकि उसमें बिल्कुल सामने इमेज बन रही है, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज। नंबर 20, द लाइट रिफ्लेक्ट्स एज इट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर। तो लाइट जो है वो एंटर कर रही है ग्लास में फ्रॉम एयर, विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर एक तो पहली बात ये कि ये जो एंगल बनना था ये नॉर्मल के साथ बनना था, ठीक है। थीटा 2 सही है, लेकिन थीटा 1 गलत बनाया है। तो थीटा 1 जो होगा वो 90 में से माइनस करके जो बचेगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 - थीटा 1 होगा। ठीक है, तो हम इंसिडेंट की जगह ये लिख सकते हैं। अब इंसिडेंट एंगल जो है वो बड़ा होता है जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, उसे ऊपर लिखना चाहिए। अब इंसिडेंट की जगह पर हमने बात की 90 - थीटा 1, तो 90 - थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2, ऑप्शन सी। क्योंकि सेकंड वाला जो एंगल वो सही मार्क किया हुआ है नॉर्मल के साथ थीटा 2। 21, light traveling at a speed of 3 exponent 8 meter per second strikes the surface of a glass block and undergoes refraction as it enters the block. The diagram shows a ray of light before and after it enters the block. What is the speed of light in the glass? स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास फाइंड आउट करनी है। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड इन सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय इन मीडियम। और दूसरा फॉर्मूला हमें यूज करना है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि हमें आर फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों में ही आर है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली कंपेयर कर लें। सी अपॉन वी इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमने फाइंड आउट करना है वी, तो वी को हम वहां शिफ्ट करते हैं। सी के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर डिवाइड होगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस से, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर है हमारे पास सी की वैल्यू 3 exponent 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 33 डिवाइडेड बाय साइन 55। तो आंसर आ रहा है 19 946। तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन बी, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन थी। आप चाहो तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करके भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे इजी लगता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22। वेव 16 से स्टार्ट हुआ था यहाँ से। तो वेव सेक्शन 16 क्वेश्चन से चल रहा है, और
अभी है क्वेश्चन नंबर 22। विच रो अबाउट कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस इज करेक्ट? अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में लिखा है ऑलवेज प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज। ऐसा तो नहीं था। मतलब कहीं कहीं हमने देखा था कि वर्चुअल भी बनी थी। तो ये वाली स्टेटमेंट तो यही गलत हो गई। कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ये वाली बात ठीक है। डू नॉट हैव प्रिंसिपल फोकस, ये वाली बात गलत हो गई। ठीक है। कैन बी यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि क्लोज ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। ठीक है। और आर यूजुअली थिनर देन कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, डाइवर्जिंग जो होते हैं वो थिनर होते हैं। ठीक है। अब ये वाली बात सही है या नहीं? और जो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए लिखा है वो वाली बात आपने देखनी है, वो सही है या नहीं? शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस पर जो है वो रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, तो इसको डाइवर्ज किया जाता है बेसिकली। तो डाइवर्जिंग लेंस लगाया जाएगा इसमें, कन्वर्जिंग नहीं। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास लास्ट ऑप्शन बच रहा है, कैन प्रोड्यूस रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, दोनों बना सकती है ये। और उसके बाद कैन बी यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया नियर ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बनती है। क्योंकि शॉर्ट को आप दो तरह से याद रख सकते हो, शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि नियर ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट डिस्टेंस वालों को आप देख सकते हो क्लियर। और दूसरा मीनिंग आप ये भी याद रख सकते हो कि शॉर्ट डिस्टेंस पर इमेज बनती है, यानी रेटिना से पहले बन जाएगी। तो इसलिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो इसे डाइवर्ज करेंगे तो ये रेटिना तक पहुंचेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स उसमें सही हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया 23 से। उसके बाद 23 में चार्ज रॉड एक्स इज प्लेस्ड ऑन अ बैलेंस, अनदर रॉड वाई इज ब्रॉट क्लोज टू इट एज शोन। एक्स ऑलरेडी थी, वाई इसके क्लोज लेकर आए, तो आप दोनों की वैल्यूज में देखो चेंज आया है। ठीक है, पहले 45.3 थी, अब 45.7 है। तो विच कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस वुड कॉज द चेंज इन द बैलेंस? दोनों को कांटेक्ट में नहीं लेकर आए, ना दोनों को मतलब फिजिकली ऐड करके उसका मास इंक्रीज किया है। लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्शन के इस सेंस में आपने बताना है कि कौन से जो है वो चार्जेस की कॉम्बिनेशन से इसका मास इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो एक्स वाली रॉड है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पे अट्रैक्शन होती तो रॉड को लिफ्ट होना चाहिए, एक्स वाली रॉड को। इसका मतलब है मास कम हो जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन अगर ये रिपेल करेगा, अगर रिपल्शन हो रही होगी यहाँ पर, तो जो एक्स रॉड है ये बैलेंस पे और ज्यादा प्रेशर जो है वो डालेगी, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी रिपल्शन में। इसका मतलब है हमें मास ज्यादा मिल रहा है पहले से, तो यहाँ पर रिपल्शन ही हो रही है, तभी जो है वो मास पहले से इंक्रीज होकर मिल गया। ठीक है। क्योंकि ये रिपल्शन में ये एक दूसरे को पुश करेंगे, और एक्स जो है वो बैलेंस को पुश करेगा, जिसकी वजह से मास की रीडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों के चार्जेस सेम होने चाहिए, या तो दोनों के पॉजिटिव हो या दोनों के नेगेटिव हो। ठीक है। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उसमें ही दोनों में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है जो एक दूसरे को रिपेल कर सके। ठीक है, ऑप्शन ए।
पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बताना है। ठीक है, बहुत इजी है, वोल्ट्स। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज बताना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स और आउटपुट वोल्टेज अननोन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी गिवन है और वोल्टेज इन प्राइमरी गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी गिवन है, वोल्टेज इन सेकेंडरी अननोन है। तो इक्वेशन लगाएंगे सिंपल। वी एस फाइंड आउट करना है हमने। प्राइमरी का वोल्टेज है 22,000। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, चेस की कैलकुलेशन करेंगे। डिवाइडेड बाय 550, 4600। ऑप्शन सी। ठीक है। द डायग्राम shows two arrangements of pair of identical bar magnets. Diagram 1, diagram 2, 3 points PQR are shown, at which point is the magnetic field due to magnets weakest, and at which point is the strongest। तो दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, जहां पर वीक फील्ड हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड ट्रेवल कर रही है, इस तरह से। और यहाँ तो नॉर्थ एंड नॉर्थ है, ये तो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो पॉइंट पी है वहां तो वीकेस्ट होगी, क्योंकि ये तो नल पॉइंट के एरिया में आ रहा है। तो ये तो नल पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ तो वीकेस्ट कंपलसरी होगी ही होगी। तो सी और डी तो नहीं हो सकते। और बाकी रह गई क्यू और आर की बात। अब क्यू जो है वो मिड में है, मतलब वो नॉर्थ साउथ दोनों के पास से बिल्कुल मिड में है। लेकिन आर जो है वो बिल्कुल क्लोज है एस के। तो यहाँ पर फील्ड जो होगी वो आर पे स्ट्रांग होगी। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है, सारी फील्ड लाइंस लास्ट में आके यहीं पर कलेक्ट हो रही हैं पॉइंट आर पे। इस वजह से यहाँ पर जो फील्ड है वो स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू क्यू। क्वेश्चन नंबर 27। A nichrome wire P has a length of 1 meter and a diameter of 1 millimeter. A second nichrome wire Q has a length of 2 meter and diameter 2 millimeter. Which statement correctly compares the resistance of Q with that of P? Q की रेजिस्टेंस को P से कंपेयर करना है। लेंथ जो है वो यहाँ पर गिवन है, लेट सपोज इसको L1 लिख लेते हैं और इस डायमीटर को D1 लिख लेते हैं। ये लेंथ 2 है और ये डायमीटर 2 है। ठीक है। अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इक्वल होगा, वैसे तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है।
ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि रेडियस गिवन नहीं है तो हम डायमीटर ओवर 2 को लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब लेंथ, और अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, अगर डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, लेकिन डायमीटर जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरह से ये रूल सेकंड पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब हमने इनकी रेजिस्टेंस कंपेयर करनी है। अब हमने देखा कि लेंथ इसकी फर्स्ट वाली जो वायर पी है उसकी 1 थी, और सेकंड वायर की 2, यानी लेंथ डबल हो गई। ठीक है, इसी तरह से डायमीटर 1 था, यहाँ पर हो गया 2, तो डायमीटर भी डबल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको एक चीज इसमें देखनी होगी कि रेजिस्टेंस का अब वेरिएशन कैसे आएगा। ठीक है, और इक्वेशन जो एरिया की बनी है वो इस तरह की बनी है आपके पास, क्योंकि अगेन डायमीटर लिखा हुआ है, उन्होंने एरिया डायरेक्ट नहीं दिया, वरना रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली होती है लेंथ के और इनवर्सली होती है एरिया के। तो अब इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ पर कैलकुलेशन आपकी फिक्स आ रही है। अब रेजिस्टेंस ऑफ पी जो है वो लेट सपोज कंपेयर करते हैं क्यू को, तो क्यू की रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ पी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 टाइम्स आप इंक्रीज करोगे डायमीटर को तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ, डायमीटर ऑफ पी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम क्यू की बात करें यहाँ पर सिंपल, तो जो वायर क्यू थी उसमें हर चीज डबल हो गई एज कंपेयर टू पी के, मतलब उसकी लेंथ जो है वो 2 टाइम्स थी लेंथ ऑफ पी, उसका डायमीटर भी जो है वो 2 टाइम्स था डायमीटर ऑफ पी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायमीटर का स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरिया होता तो एरिया तो अलग बात थी, वो तो कंबाइन हो जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डायमीटर लिखा है, इस हिसाब से ये बनेगा 2/4, यानी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ क्यू जो है वो 1/2 बन रही है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ पी। ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया था कि क्यू में सारी वैल्यूज डबल है, तो हमने क्यू के लिए इक्वेशन लिखी कि इसमें 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स डायमीटर है, और फिर हमने ये चेक किया कि फाइनल आंसर क्या बनता है, और उसी को फिर रेजिस्टेंस कंसिडर करना है आपने क्यू का एज कंपेयर टू पी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 28। A student has two resistors. One resistance has a resistance of 2 ohms and other has 40 kilo ohms. Which statement is correct? अच्छा, दो रेजिस्टेंस है, R1 आ गया, R2। स्टेटमेंट देखने की कौन सी करेक्ट होगी। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 1.9। अच्छा, अब इसमें आप अगर सीरीज में लगाते हो, ठीक है, तो सीरीज में लगाने पे तो बहुत इजी है, 40 + 2 42 बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे पैरेलल में लगाते तो ये होगा 1/40 डिवाइडेड प्लस 1/2। और अगर हम इसे चेक करें, 0.525, और R इज इक्वल्स टू 1/0.525, 1.9।
यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस बनेगी फाइनल वो 1.9 बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सही है। ये सीरीज था, ये पैरेलल था। पैरेलल में रिजल्ट 1.9 बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसको 1 पॉइंट, अच्छा 1.90, 1 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब है 1.9 के बाद भी वैल्यू है, तो इसे हम राउंड ऑफ करके 2 कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको आंसर में भी मार्किंग स्कीम में 2 मिलेगा ऑप्शन। ये 1.9 और 2 क्लोज क्लोज हैं, तो ये कंप्लीट 1.9 नहीं आ रहा, इसके आगे भी वैल्यूज हैं, तो इसे हम राउंड ऑफ करके 2 कंसीडर करेंगे, 2 ओम्स। अगर सिर्फ 1.9 आता या 1.8 समथिंग आता, तो फिर हम इसे 1.9 सेलेक्ट करते, लेकिन क्योंकि अभी 1.9047 है, और इसके हिसाब से इसको राउंड ऑफ 2 पे करेंगे। तो राउंड ऑफ रूल की वजह से इसमें हम 2 ओम सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन बी। इन विच सर्किट डू बोथ लैंप्स लाइट। अब इसमें से देखना है कि इसमें से दोनों लैंप टर्न ऑन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ए में करंट यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि डायोड की डायरेक्शन रिवर्स है। ठीक है, डायोड जो है वो ऑपोजिट लगा हुआ है, तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, करंट यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा। अच्छा, सेकंड में चेक करते हैं, ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। सेकंड में करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, फिर यहाँ से आपको कंबाइन होकर मिल जाएगा दोबारा से, फिर यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से डायोड उल्टा लगा हुआ है, तो वो करंट को फिर से ब्लॉक कर देगा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके। ठीक है, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और सी में चेक करते हैं। सी में सेम उसी तरह से जाएगा। ठीक है, इस बार डायोड भी सीधा लगा हुआ है कनेक्शन में, तो ये करंट को फ्लो करवा देगा इजीली। इसका मतलब है सी में आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो सी में दोनों लैंप्स टर्न ऑन हो जाएंगे। ठीक है, डी में भी प्रॉब्लम क्या आएगा, यहाँ पर आकर करंट स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे डायोड रिवर्स लगा हुआ है, ऑप्शन सी। अच्छा, 30 से जो है वो न्यूक्लियर स्टार्ट हो गया। एन आइसोटोप ऑफ स्ट्रोंशियम हैज द न्यूक्लियर म्यूटेशन। ठीक है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन अ न्यूक्लियस ऑफ दिस आइसोटोप। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करने हैं इसमें। ठीक है, तो 38 प्रोटॉन्स हैं, 84 में से 38 माइनस कर देंगे। ठीक है, 46, ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन्स बचेंगे। A student is investigating the count rate of a radioactive substance. He must, how must he adjust his reading for the background count? ठीक है, अच्छा वो काउंट रेट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाउ मस्ट ही एडजस्ट हिज रीडिंग फॉर द बैकग्राउंड काउंट। तो बैकग्राउंड काउंट रेट को सेट करने के लिए किस तरह से एडजस्ट करते हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर उसकी जो है वो फाइनल वर्किंग हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर दोबारा से रिक्वायर्ड होता है तो हम उसमें एड अप कर देते हैं, अगर वो काउंटर के सामने स्टिल रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, वरना नॉर्मली यही करते हैं कि बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसकी रीडिंग से। तो 31 का ऑप्शन सी। एंड विच अकर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाइस कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो
ऑप्शन ए। 33, a beta particle enters a uniform magnetic field directed into the page and deflects downward as shown, which direction of electric field would also deflect an electron downward। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिफाई करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करवा दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रेट जा रहा है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे, ये तो अभी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऐसे सेट करना है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी जो है वो डाउनवर्ड चला जाए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ऐसे लगानी है कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड ही हो। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बननी चाहिए वो ऐसी बननी चाहिए कि यहाँ पर अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाए, और यहाँ पर नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अगर आप देखो तो वो ऐसे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ सेट होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन अप द पेज होनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप ऑफ द पेज। तो डायरेक्शन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ से, उसको जो है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, दोबारा से डाउनवर्ड ही जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर की तरफ सेट हो जाएगी। 34, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडॉन is an alpha emitter. During the radioactive decay, an isotope of polonium is produced. How many neutrons does the nucleus of this isotope of polonium contains? अल्फा डिके करवाना है, ठीक है, तो ये है 86 रेडॉन 222, और ये अल्फा डिके करवाएगा 2 और 4 प्लस पोलोनियम आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 84, 218। तो 218 माइनस 84, 134। ये न्यूट्रॉन्स के नंबर आ गए 134, ऑप्शन सी। Which statement gives two safety precautions to take when a person is working with ionizing radiation? तो आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ वर्क करते हुए कौन से दो प्रिकॉशंस होने चाहिए? डिक्रीज एक्सपोजर टाइम एंड डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द सोर्स। और अच्छा, इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज, हमें इंक्रीज करना होता है। डिक्रीज एक्सपोजर टाइम एंड इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द सोर्स। तो टाइम डिक्रीज करना है और डिस्टेंस आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, तो डिक्रीज टाइम और इंक्रीज डिस्टेंस, ऑप्शन बी वाली बात सही है। इसमें दोबारा से इंक्रीज इंक्रीज ये गलत होगा। टाइम जितना कम से कम आप उस मटेरियल को यूज करो उतना बेस्ट होगा, और जितना दूर रख के यूज करोगे उतना बेस्ट होगा। और यहाँ से है स्पेस। विच लिस्ट करेक्टली शोज द प्लैनेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन? ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो मेंशन करना है। तो सीक्वेंस आपको पता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स,
ठीक है, ये आपके पास मरकरी से लेकर नेपच्यून तक का सीक्वेंस होता है। इसमें आपने डिक्रीजिंग डिस्टेंस के साथ उसे मेंशन करना है। तो सबसे पहले नेपच्यून आएगा क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस है। फिर यूरेनस आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर जुपिटर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। 37. The sun radiates most of its energy in three regions of electromagnetic spectrum. In pie chart, region 1 is infrared radiation and region 2 is visible. What is region 3? अब region 3 आइडेंटिफाई करना है। region 1 तो infrared आ गया और ये आ गया visible। अब 3 आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा होगा। वो होगा अल्ट्रावायलेट। ठीक है, क्योंकि 3 रेडिएशंस जो एमिट होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल, ये 3 रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। द डायग्राम शोज अ कॉमेट मूविंग इन एन elliptical orbit around the sun. At what, at which position is comet moving with greatest speed? ठीक है। अब जो सन के करीब होगा डिस्टेंस, वहां से वो फास्ट मूव करेगा। ये चीज ऑलरेडी थ्योरी में भी हमने कहीं ना कहीं की है। तो जहां पर वो सन के सबसे ज्यादा क्लोज होगा वहां पर उसे सन सबसे ज्यादा ट्रैक करेगा ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए पर जो होगी वो उसकी स्पीड भी ग्रेटेस्ट होगी। बाकी डी पे सबसे स्लो होगी क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत दूर है। बी पर जो है वो आप ये कह सकते हो सेकंड नंबर पे इससे स्लोएस्ट जब होगी वो बी पर होगी, फिर सी, फिर डी। 39. न्यूक्लियर रिएक्शंस इन सन रिलीज large quantities of energies. Which statement about this process is correct? सन में अगेन फ्यूजन रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाएंगे। ऑप्शन डी, सिंपल। नंबर 40. द डाटा टेबल gives data about 4 planets in our solar system. What are planets X and Y? X और Y planets को आपने आइडेंटिफाई करना है वो कौन से हैं। टेम्परेचर से आप लिंक कर सकते हो उन्हें कि ये किस प्लेनेट का टेम्परेचर कौन सा हो सकता है। अब -65 जो है वो, अब अगेन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, अर्थ के बाद मार्स आ रहा है। तो मरकरी तो नहीं है इसमें। और -140 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस। तो यूरेनस मतलब सैटर्न के बाद है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आपको यूरेनस का मेंशन करके दिया -195। तो सैटर्न का या जुपिटर का टेम्परेचर इससे मतलब ज्यादा होगा क्योंकि ये क्लोज होंगे सन के। तो ये जो प्लेनेट वाई है ये -140 है, यानी ये इससे ग्रेटर है, यूरेनस से ग्रेटर है टेम्परेचर इसका। तो इसका मतलब इसका सीक्वेंस कौन सा होगा, सैटर्न, क्योंकि सैटर्न उससे पहले आएगा फिर यूरेनस। ऑप्शन ए। ठीक है। तो ये आपके पास इसके कंप्लीट हो गए 40 क्वेश्चन, फेब मार्च 24 के।